नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कभी भी हमें अविश्वासी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप विश्वासी पर भी विश्वास करते हैं तो उसका भी बीच बीच में परीक्षा लेते रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही लोग हमारे ज़िंदगी में हमें धोखा दे देते हैं। उसके बाद सिवाय पछताने का कुछ नहीं बचता है। अक्सर ज़िंदगी में देखा गया है, इंसान कभी कभी अपने ही लोगों से धोखा खा जाता है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो दोस्तों कहानी को पूरा सुनना। एक राज्य था, जिस राज्य का राजा चंद्रसेन था, जो कि काफ़ी प्रतापी राजा था, परंतु वो क्रूर स्वभाव का था। दोस्तों, वो कहे तो ऋषि मुनि पर काफ़ी विश्वास रखता था। एक दिन की बात है, वो शिकार करने के लिए जंगल में गया था। उसे तभी एक ऋषि का दर्शन होता है। ऋषि के पास जाकर पूछता है कि हे ऋषि महाराज, आप देख कर बताइए कि हमारे रानी के गर्भ में लड़का पल रहा है या लड़की। तभी ऋषि महाराज कहते हैं कि मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि तुम्हारे रानी के जो कोख में लड़का पल रहा है या लड़की, परंतु ये मैं तुमको बता सकता हूँ, अगर तुम्हारे घर लड़की होती है तो तुम्हारे राज्य का सत्यानाश हो जाएगा। यह बात सुनते ही जो राजा था वो अपने आप को अब संभाल नहीं पाता है और कहता है कि अगर मेरे घर लड़की हो गई तो मैं उसे मरवा दूंगा। राजा अपने घर जाता है और सारा कहानी रानी को बता देता है। रानी भगवान से दुआ करने लगती है, कहती है कि हे भगवान, अगर आपको देना ही है तो आप मेरे घर लड़के का जन्म देना। ऐसे ही दिन निकलते गए और कुछ महीनों के बाद रानी ने एक अच्छे से लड़के का जन्म दिया। यह बात देखकर राजा काफ़ी खुशी हो जाता है और अपने महलों में सोना चांदी बंटवाने लगता है। फिर समय निकलता गया और रानी ने एक बार फिर गर्भ धारण किया और जैसे ही बच्चे देने का समय तत्काल नज़दीक आता है, उसी समय यानी कहे तो राजा को कोई काम पड़ जाती है और वो दूसरे राज्य में जाने वाला था। तभी राजा रानी से कहता है कि अगर हमारे घर लड़की हुई तो तुम उसे जान से मार देना, वरना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। दोस्तों, यह बात कहकर राजा अपने काम से निकल जाता है। उसके बाद रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। जैसे ही पता चलता है रानी को कि उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया है, रानी सोचने लगती है कि अब क्या होगा, अब हमारे राज्य का नाश हो जाएगा। तभी उसे पता चलता है कि अगर मैं इस लड़की को मारती हूँ तो बाल हत्या का पाप मुझ पर लगेगा। तभी रानी की दासी थी, जो कि काफ़ी चालाक थी, वो कहती है कि हे रानी साहिबा, आप इस लड़की को मत मारिए, इसे आप मुझे दे दीजिए। अपने यहाँ मैं पोसूंगी और बताऊंगी कि ये मेरी भाई की लड़की है, और आप जो भी उचित समझे आप मेरे को खर्चा पानी देते रहिएगा और इसका मैं अच्छा से पालन पोषण कर दूंगी। दोस्तों, उसके बाद रानी ने उसे कुछ सोने के जेवरात दे दिए और वो दाई यानी कहे तो जो रानी की दासी थी, उस लड़की को ले जाकर अपने घर पालन पोषण करने लगी। और राज्य में यह कह दिया गया कि जो रानी को लड़की हुई है उसे दाई ने ले जाकर मार दिया और ज़मीन में दफना दिया। दोस्तों, यह बात राज्य में फैल जाती है और राजा आता है तो उसे भी यह सब बात पता चल जाता है। दिन ऐसे ही गुजरते गए और दाई की घर जो रानी की लड़की पल रही थी, अब वो पढ़ लिख कर काफ़ी तेज़ हो जाती है और वो रूप में काफ़ी सुंदर थी। जो भी लोग उसे देखते एक टकिए देखते रह जाते थे। एक दिन की बात है, राजा शिकार करने के लिए जब जंगल जा रहे थे, तब भी उनका नज़र यानी कहे तो उसी लड़की यानी जो दाई के घर थी उसी पर पड़ती है। वो लड़की स्नान कर कर छत पर अपना बाल सुखा रही थी। जैसे ही राजा ने उस लड़की को देखा, उसका ख्याल दिलों में बस जाता है और राजा उस लड़की से शादी के मन में ख्याल पकाने लगता है। अपने राज्य में आता है और उस लड़की के बारे में मंत्री से बता देता है। मंत्री उस दाई के घर जाते हैं और कहते हैं कि राजा ने आपके लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा है, क्या आप इसे स्वीकार करती हैं? तभी दाई कहती है कि मैं राजा से अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगी। उसके बाद मंत्री कहते हैं कि तुम्हारा भाग्य कितना खुल गया है कि तुम्हारे लड़की से राजा शादी कर रहे हैं। उसके बाद दाई नकार देती है। आकर मंत्री सारा यही प्लान बता देता है राजा को। राजा को थोड़ा सा क्रोध आता है। उसके बाद राजा कहते हैं कि जाओ तुम दाई को कुछ लालच दो जिससे कि वो हमारे बहकावे में आ जाए, परंतु दाई बहकावे में नहीं आती है। उसके बाद राजा को काफ़ी क्रोध आता है और राजा कहता है कि जाओ उस दाई को बलपूर्वक इसी राज दरबार में उठा कर लाओ। मंत्री जाते
जाते हैं और दाई को उठाकर राज दरबार में लाते हैं। उसके बाद राजा कहते हैं कि तुम अपनी लड़की से मेरे साथ क्यों शादी नहीं करने देती हो। दोस्तों उसके बाद वो दाई कहती है कि ये कतई मैं नहीं होने दूंगी। उसके बाद राजा मंत्री से कहते हैं और मंत्री उस दाई माँ को यानी कहे तो मारने लगते हैं। इतनी पिटाई होती है कि वो अपना मुंह खोल देती है और कहती है कि हे राजन, जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं वो लड़की आपकी है, यानी आपकी सगी खून है। यह बात सुनकर राजा के पांव तले से धरती फट जाती है और वो सोचने लगता है कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। वो दाई कहती है कि जब आप अपने काम के लिए दूसरे राज्य में गए थे उसी वक्त रानी ने एक लड़की को जन्म दिया था और उस लड़की का पालन पोषण मैंने किया है और वो लड़की आपकी ही है। उसके बाद राजा उस लड़की को बुलाते हैं और अपने पुत्र को बुलाकर कहते हैं कि इस लड़की को तुम जंगल में ले जाओ और इसका आँख निकाल कर लाओ। दोस्तों वो राजा का जो बड़ा लड़का था वो सोचने लगता है कि मेरी बहन कई सालों के बाद मुझसे मिली है और मेरे पिता ने ये ऐसा फैसला सुनाया जिसे मुझे करना ही होगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो मेरे पिता गुस्सा हो जाएंगे। दोस्तों राजा का लड़का अपनी बहन को लेकर जंगल की तरफ चल देता है। जंगल में जाकर उस लड़की को मारता नहीं है, कहता है कि हे बहन, तुम अपने भाग भरोसा जितने दिन जिंदा रहोगी उतने दिन जिंदा रहो। मैं तुम्हें मारकर अपने सर पाप लेना नहीं चाहता हूँ। और यह बात कहकर वहाँ से चला आता है। दोस्तों अब लड़की कहे तो उसी जंगल में रहने लगी और जो फल फ्रूट मिलता वही खाकर अपना जिंदगी व्यतीत कर रही थी। ऐसे ही समय निकलता गया और उसके कहे तो शरीर पर का सारा वस्त्र फट चुका था। अब वो कहे तो ऐसे ही जंगल में अपना समय गुजार रही थी। एक दिन की बात है, दूसरे राज्य का एक राजा उसी जंगल में शिकार करने के लिए आता है और देखता है इस जंगल में एक जवान लड़की घूम रही है। यह सब देखकर राजा कहता है कि तुम कौन हो, उससे पहले मुझे अपना बारे में बताओ। तभी वो युवती कहती है कि मैं तभी आपको बताऊंगी, आप एक अपना कपड़ा मुझे दीजिए क्योंकि मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है। उसके बाद राजा ने कपड़ा दे दिया। उसके बाद वो लड़की सामने आती है और अपने बारे में कुछ बताती है। उसके बाद राजा कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरे राज दरबार में चलो। उसके बाद वो राजा अपने राज दरबार में लेकर जाता है और उस युवती से शादी कर लेता है। अब कहे तो वो लड़की यानी रानी बन जाती है और अपना ज़िंदगी ऐसे जीने लगती है। ऐसे ही समय निकलता गया और कुछ समय में रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। धीरे धीरे समय निकला और रानी ने अपने दूसरे लड़के को भी जन्म दिया। अब राजा कहता है कि तुम अपना हकीकत के बारे में बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, हम लोग तुम्हारे घर चलेंगे। दोस्तों राजा के जिद करने पर रानी ने अपनी सारी कहानी बता दी। उसके बाद राजा कहता है कि तुम्हारे पिता जो है काफ़ी क्रूर स्वभाव के हैं, उनके पास हम लोग चलेंगे। जैसे ही अगले दिन वो लोग अपने पिता के पास जाने वाले थे तभी तक राजा का कोई काम आ जाता है। राजा कहते हैं कि तुम मंत्री के साथ चलो, मैं तुम्हें वहीं पर भेंट करता हूँ। दोस्तों राजा के मंत्री के साथ रानी चल देती है और रास्ते में ही शाम हो जाते हैं। वहीं पर वो लोग अपना काफिला लगाते हैं। जो मंत्री था वो काम वासना में भूत था, यानी कहे तो जब भी वो औरत को देखता तो वो काम वासना में भूत हो जाता, खासकर रानी को। दोस्तों वो जैसे ही काफिला लग रहा था रानी के सामने ही वो अपना टेंट गिराता है और अर्धरात्रि जैसे ही होती है रानी के पास चला जाता है, उनके काफिला में घुस जाता है। जैसे ही रानी जाग जाती है और कहती है कि हे मंत्री साहब आप ये क्या कर रहे हैं, तभी मंत्री तलवार निकालता है और उसके एक लड़के को सर काट देता है। कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तभी रानी कहती है कि मैं विवाहित हूं, राजा से तुम्हें पता नहीं है, अगर यह सब बात राजा को पता चल गया तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। दोस्तों जैसे तैसे कर उस दिन यानी कहे तो रानी मंत्री से अपनी जान बचा लेती है, परंतु अपने एक बेटे को जान गंवा देती है। फिर सुबह होते ही वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। फिर शाम होती है, फिर काफिला लगता है और कहे तो दोस्तों मंत्री फिर रानी के सामने ही अपना काफिला गिराता है और आज भी रात्रि में रानी के कहे तो आवास में वो चला जाता है। फिर रानी देखकर डर जाती है और अपने लड़के को सामने खड़ा कर देती है। मंत्री फिर एक तलवार निकालता है और रानी के लड़के को सर धड़ से अलग कर देता है। रानी सोचती है कि अब मेरा लड़का नहीं रहा है। उस महफिल को छोड़कर दोस्तों यानी कहे तो वो नदी में कूदने के लिए चली जाती है और एक नदी में कूद जाती है। रानी जैसे तैसे नदी में कूद जाती है, परंतु वो जाकर एक किनारे पर लग जाती है जहाँ पर कुछ साधु आकर स्नान कर रहे थे। साधुओं ने जैसे ही उस रानी को देखा वो मोहित हो जाते हैं और कहते
हैं कि हम लोग इससे शादी करेंगे। दोस्तों साधु सोच रहे हैं कि हम लोग 5 हैं और ये एक है, इससे शादी कौन करेगा। तभी वो अपने गुरु के पास ले जाते हैं। उनका गुरु देखते हैं कि ये लड़की कोई राजघराना लग रही है, अगर तुम लोग इससे शादी करते हो तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, और तुम लोग इसे अपना बहन बना लोगे तो आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें ये बहुत बड़ा फ़ायदा देने वाली है। सभी साधु उस लड़की को बहन बना लेते हैं और उसका पिता जो चंद्रसेन रहता था उसी राज्य में वो लोग साधु जाते थे और उस चंद्रसेन से कहते हैं कि आपके राज दरबार में मेरी बहन कथा सुनाया करेगी। तभी वो चंद्रसेन राजा कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी बहन का कथा मुझे अच्छा लगा तो इसके लिए मैं लाखों रुपए दूंगा। दोस्तों अगले दिन से चंद्रसेन के राज्य में उसकी कहे तो बहन जाकर कथा सुनाने लगी, जो कि राजा की खुद लड़की थी। और राजा परंतु उसे नहीं पहचानता था और पर्दा के पीछे रहकर वो कथा सुनाती। उस रानी का कथा सुनकर राजा काफ़ी प्रसन्न रहता था और उसे लाखों रुपए दिया करता था। इस तरह से कहे तो साधु दिन पर दिन अमीर होते गए। दोस्तों उधर से जो राजकुमार चला हुआ था राजा से मिलने के लिए, वो भी कहे तो राज दरबार में पहुंच जाता है और जो मंत्रीगण थे वो भी पहुंच जाते हैं। जो राजकुमार राजा से मिलने के लिए चला था वो कुछ दिनों के बाद उस महफिल में आता है, कहता है कि रानी कहाँ गई। तभी सभी मंत्री एक साथ बोलते हैं थे कि रानी काफ़ी बेवफा थी और दोनों पुत्रों को मारकर वो भाग गई, यानी वो कहे तो डाइन थी। यह बात सुनकर राजा को समझ में आ जाता है कि हो सकता है सभी मंत्री एक साथ झूठ नहीं बोलेंगे, परंतु राजा ने निर्णय लिया कि हम लोग अपने ससुर के पास यानी चलेंगे, उन्हीं से हम लोग बात करेंगे। दोस्तों अगले दिन वो राज दरबार में पहुंच जाते हैं। तभी इधर से जो रानी जाती थी कथा सुनाने के लिए वो भी उसी दिन पहुंचती है और जैसे देखती है कि उनका पति, मंत्री और पिता सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे, तभी रानी कहती है कि आज मौका है हमें कथा कहने का। तभी रानी कहती है कि हे राजा साहब, मैं कथा उसी शर्त पर सुनाऊंगी जब कथा के बीच में कोई भी अगर उठ कर जाएगा तो वो अभी चला जाए, जब कथा चालू हो जाएगा तो उस बीच में कोई उठकर नहीं जाएगा। राजा कहते हैं कि तुम कथा सुनाओ, उस बीच में कोई उठकर नहीं जाएगा। तभी रानी कहती है कि एक राज्य में एक राजा रहा करता था जो कि काफ़ी क्रूर स्वभाव का था। वो लड़कियों से नफरत करता था। उसके घर एक दिन लड़की ने जन्म ले लिया और उसके रानी कहे तो दूसरे के घर पलने के लिए भेज देती है। लड़की जैसे ही जवान होती है तो वो राजा खुद अपने लड़की से शादी करने के लिए मजबूर करता है, परंतु जो दाई ने उसे पोसा था वो सारा कहानी बता देती है। उसके बाद राजा उस लड़की को जंगल में भेज देता है अपने लड़के को हाथे कत्ल करने के लिए, परंतु उसका भाई अपनी बहन का कत्ल नहीं करता है, उसे जंगल में छोड़कर चला आता है। यहाँ तक जैसे ही रानी ने कथा कहा उसके बाद राजा कहते हैं कि तुम इस कहानी को पूरा सुनाओ और कुछ मोतियों का हार उसके सामने फेंक देते हैं। दोस्तों उसके बाद रानी कहती है कि वो लड़की अपने भाग भरोसे उस जंगल में जी रही थी। तभी एक राजकुमार आते हैं और उस लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने राज का रानी बना लेते हैं। जैसे ही यह बात कहती है उसका पति समझ जाता है कि ये तो मेरा कहानी लग रहा है। तभी वो भी कुछ सोने का हार निकाल कर फेंकता है। उसके बाद वो रानी कहती है कि यहाँ तक वो रानी कुछ दिनों के बाद 2 लड़कों को जन्म देती है और उसका जीवन काफ़ी खुशी खुशी बीत रहा था, परंतु उसका पति जिद करने लगता है कि हम लोग तुम्हारे घर चलेंगे, अपने घर के बारे में सारा कहानी बताओ। वो रानी बता देती है। उसके बाद उसका पति जिस दिन यानी अपने पत्नी के साथ उसके घर जाने वाला था उसी दिन कुछ काम आ जाता है और अपने पत्नी को मंत्री के साथ भेजवा देता है, परंतु उसका मंत्री का भी काम वासना में लीन था और उसके पत्नी पर बुरी नज़र डालता है और उसके एक लड़के को मारकर रात्रि में फेंक देता है। तभी रानी काफ़ी उदास हो जाती है और अगले दिन भी वो यही प्रक्रिया करता है और उसके दूसरे लड़के को भी मारकर फेंक देता है। तभी रानी सोचती है कि मेरा ज़िंदगी में जीने के क्या मकसद, और रानी नदी में जाकर फान जाती है। दोस्तों यहाँ तक जब ये रानी कथा सुनाती है कहे तो मंत्री उठकर जाने ही वाला था, तभी राजा कहते हैं कि क्या सच्चाई आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है, तुम यहीं पर बैठो। उसके बाद रानी कहती है कि जैसे ही रानी नदी में दहा रही थी तभी एक किनारे पर जाकर लग जाती है और वहीं पर कुछ साधु आते हैं और रानी से शादी करने के लिए उत्साहित होते हैं, परंतु वो अपने गुरु के पास ले जाते हैं। उनके गुरु ने ज्ञान दिया कि अगर तुम लोग इससे शादी करते हो तो तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ये राजघराना की लड़की लग रही है, अगर इसे बहन बना लोगे तो आने वाले समय में फ़ायदा होगा। और वो लड़की राजा के दरबार में आकर कथा सुनाती रही और इस तरह से साधु वो काफ़ी अमीर हो गए। दोस्तों यह बात जैसे ही दोनों राजा यानी कहे तो उसका पिता और उसका पति जैसे यह बात सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि यानी ये तो कहानी हमारी ही है। उसके बाद रानी कहे तो सामने आ जाती है। उसके बाद जो उसका पति था उसे पहचान लेता है और जो उसका पिता थे वो भी देख लेते हैं कि ये तो मेरी लड़की है। वो भी
अपने लड़की से माफ़ी मांगने लगते हैं। उसके बाद जो उसका पति था कहता है कि हे राजा साहब आप मुझे आज्ञा दीजिए अपने मंत्री को। वो उसी वक्त बहुत कड़ी दंड देता है और उसके बाद कहता है कि हे राजन आप मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैंने अपने पत्नी को अकेले छोड़ दिया था। उसके बाद कहे तो वो पिता अपने लड़की से माफ़ी मांगने लगता है और उसकी लड़की कहती है हे पिताजी मैंने तो आपको उसी दिन माफ़ी कर दिया था। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो वो लोग वहीं पर कुछ दिन रहते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरता गया और रानी ने फिर से 2 बच्चे को जन्म दिया था। यानी जो उनकी खुशियाँ समाप्त हुई थी फिर वापस उनकी ज़िंदगी में लौट कर आ गई। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।